हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है फार्म ऑर्गेनाइजेशन, फार्म या खेत संगठन। इसमें सुनिए, कृषि या खेती में भी सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अतः कृषि संगठन से तात्पर्य कृषि करने के ढंग से है, अर्थात कृषक द्वारा किस ढंग से खेती की जाती है उस ढंग को कृषि या खेत संगठन कहा जाता है। सामान्य रूप से फार्म या खेत संगठन के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इंडिविजुअल फैमिली फार्मिंग, यानी कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कृषि। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषक भूमि का स्वामी होता है, वह स्वयं तथा परिवार की सहायता से खेती करता है तथा सरकार को लगान चुकाता है। यदि कृषक के पास अधिक खेत होता है अर्थात बड़ा भूखंड होता है तो वह मजदूर रखकर भी कृषि का कार्य करता है। कृषक के भूमि संबंधी अधिकार स्थायी उत्तराधिकारी योग्य एवं हस्तांतरणीय होते हैं। नंबर 2 आता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, पूंजीवादी खेती। इस प्रणाली को राजकीय खेती या सहकारी खेती भी कहा जाता है। पूंजीवादी कृषि प्रणाली के अंतर्गत भूमि पर मिश्रित पूंजी कंपनियों का अधिकार रहता है। संयुक्त पूंजी कंपनी का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा मैनेजरों द्वारा किया जाता है। नंबर 3 स्टेट फार्मिंग, सरकारों द्वारा खेती। इस प्रकार की खेती में एक कंपनी या एक बड़े जमींदार की बजाय भूमि की मालिक सरकार होती है तथा यह पूंजीवादी खेतों की भांति मशीनों और मजदूरी पर लगाए श्रमिकों के द्वारा खेती करवाती है। इसमें सरकार के प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नियुक्त मैनेजर खेती बाड़ी का प्रबंध करते हैं। इसमें जोत का आकार काफ़ी बड़ा होता है और सरकार इसमें ऐसी फसलों का उत्पादन कर सकती है जो सरकार को अधिकतम लाभ देने की बजाय समाज की भलाई के अनुरूप है। सरकारी खेती अब तक रूस तथा चीन में बड़ी सीमा तक अपनाई गई थी। कुछ सरकारी खेत भारत में भी है। नंबर 4 आता है कलेक्टिव फार्मिंग। नंबर 4 आता है कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती। सामूहिक कृषि प्रणाली के अंतर्गत भूमि, पूंजी, यंत्र आदि को एकत्रित करके विस्तृत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इस स्थिति में भूमि पर अधिकार किसानों का न होकर राज्य या समाज का होता है। राज्य द्वारा खेती के प्रबंध का दायित्व निर्वाचित समिति या निगम को सौंप दिया जाता है। नंबर 5 कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती। सहकारी कृषि से तात्पर्य कृषि की इस प्रणाली से है जिसमें कृषक अपने छोटे छोटे भूखंडों एवं साधनों को एकत्रित कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं तथा उपज में प्राप्त आय का वितरण भूमि के अनुपात एवं श्रम के आधार पर करते हैं। अब आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया, भारत में सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का सामान्य अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किंतु खेती संयुक्त रूप से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष में से किए जाते हैं और कुल आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्न सदस्यों में उनके भूमि के अनुपात में बांट दिया जाता है। सहकारी कृषि की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 योजना आयोग के अनुसार सहकारी कृषि अनिवार्य रूप से ऐसी व्यवस्था को सूचित करती है जिसमें भूमि का एकत्रीकरण करके उसका संयुक्त प्रबंध किया जाता है। नंबर 2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार सहकारी कृषि समिति वह समिति है जिसमें प्रत्येक कृषक का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व होता है, किंतु खेती सामूहिक रूप से की जाती है। नंबर 3 प्रोफेसर आलोक घोष के अनुसार सहकारी कृषि समिति एक संस्था है जिसके सदस्यों का अपनी अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व बना रहता है, परंतु सभी की भूमि को एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप से कृषि की जाती है। अब इसकी आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं। सुनिए, सहकारी कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भूमि का एकत्रीकरण। सहकारी खेती में सभी सदस्यों की भूमि को मिलाकर जोत की इकाई बना दी जाती है। नंबर 2 स्वामित्व। सदस्य अपनी
भूमि के स्वामी बने रहते हैं, अर्थात इससे व्यक्तिगत स्वामित्व का अंत नहीं होता है। नंबर 3, प्रबंध एवं संगठन। सहकारी खेती का प्रबंध एवं संगठन संयुक्त रूप से किया जाता है। नंबर 4, पारिश्रमिक। सदस्यों को उनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। नंबर 5, पूंजी या भूमि। जिन व्यक्तियों से पूंजी या भूमि ली जाती है उन व्यक्तियों को ब्याज या लगान दिया जाता है। नंबर 6 आता है लाभ विभाजन। सदस्यों का पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभ में से सुरक्षित कोष का अंश मिलाकर शेष सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि के विभिन्न रूप। सहकारी कृषि अग्रगत 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। सहकारी काश्तकारी खेती। इस प्रकार की खेती में कुछ व्यक्ति एक समिति बनाकर प्रायः सरकार से भूमि को खरीद लेते हैं अथवा लगान पर ले लेते हैं। समिति इनके लिए खेती के उन्नत साधनों का प्रबंध करती है और उनकी उपज को मंडी में बेचने में सहायता करती है। नंबर 2 आता है कोऑपरेटिव जॉइंट फैमिली फार्मिंग यानी सहकारी संयुक्त कृषि। इस प्रणाली में भूमि के टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी इकाई का रूप दिया जाता है। सदस्यों का अपनी अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है। भूमि का प्रबंध समिति व कृषि कार्यों का संचालन सहकारी कृषि समिति द्वारा किया जाता है। नंबर 3 कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। सहकारी सामूहिक कृषि। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषक अपनी भूमि को सदा के लिए सहकारी समिति को दे देते हैं। यह समिति स्वयं ही सरकार से एक बड़े भूखंड को किराए या पट्टे पर ले लेती है जिस पर कृषि समिति के सदस्यों द्वारा खेती की जाती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी के अतिरिक्त फार्म के लाभ में भी हिस्सा दिया जाता है। नंबर 4 कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। सहकारी उन्नत खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषक अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती करता है और स्वयं उस पर नियंत्रण भी रखता है, परंतु कुछ कार्य वह सामूहिक रूप से समिति बनाकर करता है। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि के लाभ। विकासशील देश के लिए सहकारी खेती का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके बहुत से लाभ हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 जोतों के आकार में वृद्धि। इस प्रणाली में भूमि के उपविभाजन व विखंडन के दोषों का निवारण हो जाता है क्योंकि सदस्यों की भूमि को एकत्रित करके उसे बड़े बड़े फर्मों में बदल दिया जाता है, अर्थात उत्पादन में बड़े पैमाने के सभी लाभ इस प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 2 अधिक उत्पादन। पैमाने के प्रतिफल तथा कृषि के आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इससे कृषि का आर्थिक उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसा करने से देश में खाद्यान्न समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है। नंबर 3 कृषि में आधुनिकीकरण। जहां छोटे किसानों के लिए साधनों के अभाव में परंपरागत कृषि को छोड़कर आधुनिक ढंग से खेती कर पाना कठिन है, वह सरकारी खेती समिति के लिए खेतों में आधुनिकीकरण बहुत सहज होगा। नंबर 4 आता है प्रबंधकीय कुशलता। सहकारी खेती के द्वारा कृषि क्षेत्र में भूमि, मानव शक्ति, पूंजीगत उपकरणों तथा प्रबंधकीय कुशलता का आयोजित ढंग से प्रयोग संभव है। नंबर 5 आता है अधिक उत्पादन तथा मंडी में बेचने के लिए अधिक अधिशेष। खेती के आधुनिकीकरण के कारण फसलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। यदि यह सहकारी प्रथा सारे देश में लागू हो जाए तो न केवल फसलों की कमी दूर हो जाएगी अपितु इनके आयात में कमी होने के कारण विदेशी मुद्रा के खर्च में भी बचत हो जाएगी। नंबर 6 आता है आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत जोखिम समाप्त हो जाती है और उसका स्थान सामूहिक जोखिम ले लेती है, अर्थात
किसी फसल के खराब या नष्ट होने पर जोखिम व्यक्तिगत कृषक पर न पड़कर समिति के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इससे कृषक की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होती है। नंबर 7, भूमि सुधार। भूमि पर स्थायी सुधार मिट्टी का संरक्षण, पानी, वायु आदि के कारण हुए भूमि कटाव का पुनरुद्धार तथा बंजर एवं पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य अकेला व्यक्ति अच्छी तरह नहीं कर सकता। सहकारी कृषि के अंतर्गत यह सब कार्य सहजता से किए जा सकते हैं। नंबर 8 आता है उत्पादन एवं आय में वृद्धि। सहकारी कृषि के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खाद्यान्न समस्या का समाधान होता है। उत्पादन बढ़ने से कृषकों की आय में वृद्धि होती है, जिससे उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। नंबर 9 आता है सामाजिक व राजनीतिक लाभ। सहकारी खेती के बहुत से सामाजिक व राजनीतिक लाभ भी हैं। इससे सहकारिता की भावना को बल मिलता है, जो लोगों के बीच मिलजुल कर रहने और काम करने की इच्छा को मजबूत बनाती हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सहकारिता की भावना किसी भी लोकतंत्र की सफलता का आधार है। किसी भी योजना का कार्यान्वयन आसानी से हो जाता है यदि लोग उसमें मिलजुल कर हिस्सा लें, तो वो सामाजिक और राजनीतिक लाभ कहलाता है। अब इसकी कुछ हानियाँ आती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी कि सहकारी खेती की हानियाँ। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सहकारी खेती की कुछ हानियाँ, कुछ कमियाँ होती हैं, जैसे बेरोजगारी का डर, नौकरशाही का हस्तक्षेप, भूमि से लगाव, सहकारिता की भावना का अभाव, व्यक्तिगत उत्साह में कमी, आय वितरण की समस्या, उत्तरदायित्व का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, अन्य देशों में सहकारी कृषि की असफलता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।